बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस शेख साहब, इन्होंने बॉम्बे बांद्रा से ये सवाल पूछा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी मौलाना, मैं बॉम्बे से रईस अहमद, एक मसला आपसे मालूम करना है। एक शख्स मुझे 5 लाख रुपये रूम के अगेंस्ट दे रहा है। वो रूम इस्तेमाल करेगा बग़ैर भाड़ा या बग़ैर और किसी चीज़ के। दूसरा मसला ये है, एक शख्स 12 लाख रुपये मकान के अगेंस्ट डिपॉज़िट विथ मेंटेनेंस और नो रेंट दे रहा है। क्या इसको मकान दे सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरन। रईस भाई, दोनों भी जो आपकी शक्लें हैं, वो दोनों जो शक्लें हैं उसका जवाब हम देखेंगे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किताबुल फतावा के अंदर जिल्द नंबर 5 पेज नंबर 385 लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ पर नफ़ा हासिल करने को सूद करार दिया है, इसलिए रहन के माल से नफ़ा उठाना जायज़ नहीं। जामिउस सगीर जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 284। अल्लाह के नबी की यह हदीस साफ़ और वाज़ेह तौर पर हमको इस बात की तालीम दे रही है कि वो आदमी जिसने आपको 5 लाख रुपये दिया या 12 लाख रुपये दिया और अपने पास में अमानत के तौर पे उसने आपका मकान रखा, तो वो उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता है, क्योंकि वो भी सूद में शामिल होगा। तो हेवी डिपॉज़िट की जितनी भी शक्लें सूरतें आजकल मार्केट के अंदर चल रही है, लोग 100-200 रुपये उस पर भाड़ा भी लगा देते हैं ताकि उसके जवाज़ की कोई शक्ल निकल जाए। इस तरीक़े से वो जायज़ और हलाल नहीं होगा, वो भी सूद की ही शक्ल होगी। अब मैं आपको एक तरीक़ा बताता हूँ जो बम्बई के आपके मुफ्ती साहब है, उन्होंने इसको बाद में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से भी वेरीफ़ाई किया हुआ है इस मसले को। इस शक्ल और इस सूरत के अंदर अगर आप उस आदमी से पैसे लेकर उसको अपने घर का जो रिहाइश का हक़ है वो बेचते हैं, तो वो सूरत आपके लिए जायज़ होंगी। और वो कैसे होंगी? बहरहाल हेवी डिपॉज़िट की जगह ये शक्ल इख्तियार की जा सकती है कि मकान किराए पर लेने वाला रकम देकर मालिक मकान से हक़ रिहाइश ख़रीद ले, यानी तामीरी काम तो मकान मालिक का ही होगा, सिर्फ़ उसके अंदर रहने का जो हक़ है वो बेचा और ख़रीदा जा रहा है। ये लैंड लॉर्डशिप वाला मामला हुआ। इंदल अहनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूक़ का वही हुक्म है जो आयान का है, यानी हुकूक़ की बै जायज़ है, बशर्त ये कि इसमें बै से कोई और मानिअ मौजूद ना हो, जैसे हक़्क़े मुरूर, हक़्क़े रिहाइश वग़ैरह वग़ैरह। और फ़तहुल क़दीर का इन्होंने हवाला दिया है, जिल्द नंबर 5 और सफ़हा नंबर 206। किराएदार हक़्क़े रिहाइश ख़रीद ले तो उस मजलिस में वापसी की कोई शर्त ना लगाई जाए, बल्कि मजलिस बै ख़त्म होने के बाद वापसी की शर्त लगाई जाए। तो बै में शर्त न होने की वजह से हक़्क़े रिहाइश की ख़रीद व फ़रोख्त भी दुरुस्त हो गई। अब मालिक मकान उस रकम को बतौर मिल्क इस्तेमाल करेगा, उसकी ज़कात भी उसी पर होगी। नीज़ जिसने हक़्क़े रिहाइश ख़रीदा है वो उस मकान में उसका हक़ होने की वजह से रहेगा, ना कि कर्ज़ की वजह से, लिहाजा ये भी जायज़ हो गया और रुपयों की ज़कात भी उस पर ना होगी। अब देखो, मसला एकदम साफ़ तौर पे इन्होंने वाज़ेह किया। और आखिर में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से इस मसले को उन्होंने वेरीफ़ाई भी कराया है, और मौलाना खालिद साहब ने अपनी दस्तखत के साथ में इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये एक हकीकत है कि हेवी डिपॉज़िट और कम किराए पर मकान का हुसूल इस वक्त तकरीबन तमाम ही बड़े शहरों में राइज हो चुका है, क्योंकि इससे फ़रीक़ैन का नफ़ा मुताल्लिक़ है। मकानदार को एक बड़ी रकम मिल जाती है जिससे उसको कारोबार में सहूलत हो जाती है, और अगर किरायादार किराया अदा करने में ताख़ीर या नागा करे तो वो मसला भी हल हो जाता है। तो हज़रत मौलाना ने आखिर में यही लिखा हुआ है कि ये जो मुआमला है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये मुआमला क्या है। मुआमला ये है कि बजाय आप जो है उससे पैसे लेकर अपना घर उसके पास में डिपॉज़िट रखने के, उससे ये मुआमला कीजिए कि भाई घर तो मेरा ही है, घर तो मेरा ही है, घर का मालिक भी मैं ही हूँ, लेकिन उस घर के अंदर रहने का जो हक़ है वो मैं तुझे बेच रहा हूँ 5 लाख रुपये में या 12 लाख रुपये में। और आप बाज़ाब्ता गवर्नमेंट पेपर पे उसका एग्रीमेंट बना सकते हो
کہ میں تجھے وہ بیچ رہا ہوں۔ جب آپ نے اس سے بیچنے کی بات آج کر لی ہے، دوسرے دن پھر آپ اس سے یہ بات کرو گے کہ دیکھو بھائی، یہ جو آپ نے اس کے اندر رہنے کا حق خریدا ہوا ہے، وہ اب جب بھی آپ کو بیچنا ہے آپ مجھے ہی بیچو گے، مجھے ہی بیچو گے، مجھے ہی بیچو گے، ایک مجلس میں نہیں، پہلے ہی دن نہیں، یہ آپ دوسرے دن اس کے ساتھ میں معاملہ کرو گے۔ جیسے مولانا خالد صاحب نے نیچے یہی لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو الگ الگ عقد اور الگ الگ مجلسوں میں کیے جائے، ایک عقد، تو یہ دونوں معاملات جو ہے، یہ دونوں معاملات الگ الگ مجلسوں میں آپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ 5 لاکھ روپیے جو آپ لوں گے، وہ 5 لاکھ روپیے سامنے والے کے آپ کے پاس میں قرض نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کے پاس میں جو ہے وہ آپ کا گھر اس کو رہن کیا ہوا ہوگا، بلکہ سامنے والے نے جو بھی اس میں رہے گا اس نے آپ سے اس میں رہنے کا حق خریدا ہوا ہے، اور وہ جو خریدا ہوا حق ہے اس کی وجہ سے وہ رہ رہا ہے، اور آپ نے ابھی اس کو بیچ دیا تو یہ جو 5 لاکھ روپیے ہے اس پہ آپ کا پورا قبضہ ہو چکا ہے، آپ اس کے مالک ہے، اور آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہوں گی کیونکہ وہ اس کا قرض نہیں ہے ابھی آپ کے پاس، تو اس کے جواز کی یہ صورت ہے۔ رئیس بھائی، اس طریقے سے آپ جو ہے بجائے ہیوی ڈپازٹ کے اوپر گھر دینے کے، اس کو وہ صورت آپ کے لیے بھی حرام اور ناجائز ہے، اور سامنے والے کے لیے بھی کہ وہ جو ہے جو چیز ڈپازٹ میں اس نے رکھا ہے اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی سود قرار دیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس میں رہنے کا حق، یا دکان ہے تو دکان کے اندر کاروبار کا حق بیچ رہے ہو، اور پھر اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ بنا رہے ہو دوسرے دن کہ بعد میں جب بھی وہ آپ کو وہ حق واپس بیچیں گا تب آپ کو اس کو 5 لاکھ روپیے دے کر وہ حق اپنا واپس لے لیں گے۔ تو یہ اس کی صورت ہے، اگر اس صورت سے آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بالکل حلال اور جائز شکل ہوں گی، اور ہیوی ڈپازٹ والی شکل کرتے ہیں تو وہ صراحتاً حرام ہوں گی، ناجائز ہوں گی، اور ڈپازٹ کے اگر گھر سے کوئی استفادہ کر رہا ہے تو وہ سود میں شامل ہوں گا، اور اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔